हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल एके फिलॉसफी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 क्या है, रिट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम आर्टिकल 33, 34, 35 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 33 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, और आज फाइनली हमारा मूल अधिकार हम अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों का जिन लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा है, जिन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया है, वो सभी लोग फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 33 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 33 की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सशस्त्र बलों यानी कि अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी के फंडामेंटल राइट्स को संसद विधि बना करके प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, अब हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर कोई आर्मी का है, किसी भी फोर्स का, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, अगर हम उसके बारे में बात करें कि वो व्यक्ति जो आर्मी में जॉब कर रहा है, जो एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, यानी जो फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं, तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या इक्वल हैं? नहीं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो फोर्स आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी के जवान हैं, जो एयरफोर्स के हैं, जो पुलिस बल के हैं, जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, जो हमारे देश गुप्तचर का कार्य करते हैं, जैसे रॉ हो गया, तो इस प्रकार से जो गुप्तचर विभाग में जॉब कर, गुप्तचर यानी खुफिया एजेंसी में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको संसद यानी पार्लियामेंट क्या करती है, विधि बना करके प्रतिबंध कर देती है, यानी प्रतिबंधित कर देती है। वो उनके पास सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि क्या होता है कि जब कोई खुफिया एजेंसी वाले लोग बाहर जाते हैं, किसी देश में जाते हैं गुप्त जानकारी रखने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ वो वहाँ दूसरे देश में जा कर के क्या कर रहे हैं, ये जानकारी उनके परिवार को भी नहीं दी जाती है। ठीक है, उनके परिवार वालों को भी नहीं दी जाती, बस ये बता दिया जाता है समय समय पर आकर के कि आपके जो फैमिली के मेंबर हैं, आपके घर के जो सदस्य हैं, वो ठीक ठाक हैं और जॉब कर रहे हैं, कार्य जो उनका अपना कार्य है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जानने का अधिकार उनके घर वालों को भी नहीं होता है। ये होती है खुफिया एजेंसी, यानी इन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो है संसद प्रतिबंध लगा देती है। मान लीजिए अगर संसद इनके फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध ना लगाए तो क्या होगा, अगर खुफिया एजेंसी जो भी जानकारी कलेक्ट कर रही है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो उनको क्या होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, सारी आज़ादी उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो वो सारी बातें जो गुप्त रखनी है वो गुप्त कैसे रह पाएगी, वो तो ओपन हो गई। तो कुछ लोगों पर फंडामेंटल राइट्स प्रतिबंध लगाना भी ज़रूरी है, जो हमारे देश के लिए, अगर हमारे देश के लिए किसी के फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाना उचित होगा तो लगाया जाता है। ठीक है, और वो हैं कौन, ये फोर्स और खुफिया एजेंसी। इनके फंडामेंटल राइट्स पर इसीलिए प्रतिबंध लगाया जाता है संसद द्वारा। क्योंकि इनके जो भी कार्य हैं वो दूसरे देश वालों को ना पता चले, यानी दूसरे लोगों को ना पता चले, जिससे हमारा देश क्या रहे, सुरक्षित रहे। और अगर हम फोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, तो आर्मी में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो पर्सनल जो आर्मी में चल रहा होता है, अगर वो पर्सनल जानकारी भी बाहर लीक कर देते हैं, बाहर जानकारी फैला दी जाती है किसी माध्यम से,
तो उसको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं, ये फोर्स और खुफिया एजेंसी जो होती हैं, उन पर साधारण कानून कार्य नहीं करता, बल्कि मार्शल लॉ, जो मार्शल लॉ कोर्ट होता है वो कार्य करता है। आर्मी के लिए, खुफिया एजेंसी के लिए, ये सब के लिए मार्शल लॉ कार्य करता है। आगे हम बात करेंगे कि आर्टिकल 34 क्या कह रहा है। आर्टिकल 33 में हमने बात कर लिया। और एक बात है कि अगर जैसे ये जो फोर्स है, खुफिया एजेंसी है, अगर ये चाहें कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, क्या कहें कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिट नहीं जारी करवा सकते हैं। अब हम 34 की बात करें। 34 में क्या है, कह रहा है कि मार्शल लॉ लागू होगा। मार्शल लॉ लागू होगा तब फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, जो हमारे मूल अधिकार होंगे, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि मार्शल लॉ कब लागू होगा। मार्शल लॉ लागू होगा, ये तो आर्टिकल 34 कह रहा है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा, और जब मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तब फंडामेंटल राइट्स अपने आप यानी स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। अब ये भी तो कंडीशन यहीं पे बताई जाएगी कि मार्शल लॉ लागू कब होगा देश में, जब देश में युद्ध की स्थिति, अशांति की स्थिति या दंगे की स्थिति, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी तब देश में क्या होगा, देश के किसी भी स्थान पर मार्शल लॉ लागू हो सकता है। मार्शल लॉ लागू हो सकता है, और उस समय मार्शल लॉ लागू होने पर हर एक व्यक्ति के, यानी हर एक जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निलंबित हो जाएंगे, स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। और उस समय कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि हम बैठ करके मतलब अपना भाषण दे रहे हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, हम बोल रहे हैं, हमें यहाँ वहाँ घूमने की आज़ादी, हम घूम रहे हैं, ऐसे ये जो हमें आज़ादियाँ मिली हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, और ये मार्शल लॉ क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो ये बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है एक तरह से। अगर आपके घर में कोई संशय है, अगर आर्मी वालों को यहाँ पे आर्मी तैनात कर दी जाती है किसी स्थान पे, अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो अगर उनको किसी के घर में कोई डाउट है तो वो घर में किसी भी समय घुस सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मान रहा है, मार्शल लॉ लागू हो गया, अगर वो तब भी कह रहा है हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम यहाँ बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, अगर ऐसी बातें होती हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी मार्शल लॉ के तहत क्या होता है, आम नागरिकों को, आम व्यक्ति को क्या करते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। और इनका एक बात ये भी है कि जो आर्मी वाले होते हैं ना, इनकी जो गोलियां होती हैं उनका भी हिसाब नहीं लिया जाता। ठीक है, तो मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाते हैं, और वहाँ पर क्या करना चाहिए, जो मार्शल लॉ होगा, जो जब तक, और एक बात है कि जब तक उस स्थान पर मार्शल लॉ लागू रहेगा तब तक उस स्थान पर फंडामेंटल राइट्स निलंबित रहेगा। लेकिन अगर मार्शल लॉ हट गया तो फंडामेंटल राइट्स फिर उसी प्रकार से चलेगा जैसे पहले चल रहा था, यानी कि प्रभावी हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जाट विद्रोह, जब जाटों का विद्रोह हुआ था तब मार्शल लॉ लागू हुआ था। और अगर राम रहीम, हरियाणा के ये राम रहीम बाबा थे, जब इनका गिरफ्तारी हो रहा था, जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तब भी मार्शल लॉ लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता क्या कह रही थी कि मतलब बाबा को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वो लोग आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे बाबा राम रहीम को गिरफ्तार करने का। तब सरकार ने सोचा अच्छा तो ठीक है, तुम विद्रोह कर लो,
फटाक दे बुलाई मार्शल, मतलब फटाक दे क्या कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया, आर्मी आ गई और फिर सारे लोग, अगर उस समय कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करता, फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, स्वतः निलंबित हो गए, अगर वो प्रयोग करता तो क्या होता, मार्शल लॉ लागू हो गया था, तो वहाँ पे दंड देना तो अनिवार्य था। अब यहाँ पे जब राम रहीम बाबा को ले जाया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और सारे लोग क्या हो गए, शांत हो गए। आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 35 में क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 35 में आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 की हमने बात कर लिया है। आर्टिकल 35 में कहा जा रहा है कि संसद जो है, संसद जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, मतलब हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उस पर संसद पॉजिटिव चेंजेज कर सकती हैं। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो आज़ादी के पहले के हैं। वो जब संविधान बने थे, जब संविधान बना था उस टाइम का है, तो 70 साल लगभग पुराना हो गया। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को कुछ न्यू करने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, तो संसद कर सकती है। संसद को, पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चेंजेस कैसे कर सकती है, पॉजिटिव चेंजेस कर सकती है, यानी प्रभावी चेंजेस कर सकती है, जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, और मजबूत होगा। यहाँ पे निगेटिव चेंजेस नहीं कर सकती है, निगेटिव चेंजेस नहीं कर सकती जिससे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स या हमारा मूल अधिकार क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। ठीक है, तो संसद कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस कर सकती है। और एक बात है कि संसद के अलावा अगर चाहे विधानमंडल चाहे ये कार्य करने को, तो विधानमंडल के पास ये अधिकार नहीं है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 33, 34, 35 समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे थे तीनों आर्टिकल, हम लोगों ने आज फाइनली क्या हुआ, जो मूल अधिकार है हमारे, उसे कंप्लीट कर लिया है। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक होता है, लेकिन इधर अगर हम मुख्य रूप से बात करें, मुख्य रूप से स्वतंत्रता के मुख्य रूप से अगर हम बात करें, समानता का अधिकार हमारा शुरू होता है 14 से, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक ही मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार तो सभी हैं, लेकिन जो मूल अधिकार की बातें हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो अधिकार हैं 6 प्रकार के, वो 14 से लेकर के 32 तक ही आते हैं। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है कि 12 और 13 में और 33, 34, 35, जैसे हम 33, 34, 35 में देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों पे फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित किया गया है, और कहीं पर फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित करके मार्शल लॉ लगाया गया है, यानी कि और फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सब भी जो बातें हैं, फंडामेंटल राइट्स 14 से आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक में ही कहा गया है, लेकिन 12, 13 और इधर 33, 34 और आर्टिकल 35, ये जो आर्टिकल है ना, वो भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की ही बात कर रहे हैं। तो फाइनली आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फंडामेंटल राइट्स। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक
इसे क्या कहते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।